इलेक्ट्रिक मोटर ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मतलब इसको यूज करते हुए हम इलेक्ट्रिसिटी से कुछ रोटेशन जैसा इफेक्ट पैदा कर सकते हैं। आप अपने घर के जो इलेक्ट्रिक पंखा है उसे देखिए, हम स्विच ऑन करते हैं और वो पंखा घूमने लगता है। जो आपका वॉशिंग मशीन है उसके अंदर कपड़ा घुमाने वाला जो सिस्टम होता है वहाँ पर भी इलेक्ट्रिक मोटर लगा हुआ रहता है। तो जहाँ पर भी आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट को यूज़ करते हुए कुछ मैकेनिकल चीज़, कुछ ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, तो आप समझ जाइए कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक मोटर है और यहाँ पर इसी प्रिंसिपल को यूज़ किया जाता है। आपने कुछ वीडियोस पहले ये देखा था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट कैरिंग कंडक्टर हो तो उसमें फोर्स अप्लाई होता है। बस इसी प्रिंसिपल को यहाँ पर यूज़ किया जाता है। जो हमारा घर का अप्लायंसेस होता है, जैसे कि घर का जो पंखा होता है, वो ऑब्वियसली डीसी मोटर नहीं है, एसी मोटर है। जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो बेसिकली दो तरह का होता है। डीसी मोटर जो कि डायरेक्ट करंट को यूज करते हुए जो मोटर घूमता है, और एसी मोटर जो कि ऑल्टरनेटिंग करंट को यूज करते हुए जो घूमता है। वैसे देखिए, आपने अभी तक ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ा नहीं है, इसीलिए आपके कोर्स में एसी इलेक्ट्रिक मोटर नहीं है बल्कि डीसी इलेक्ट्रिक मोटर है। यहाँ पर आप जो फिगर देख रहे हैं ये डीसी इलेक्ट्रिक मोटर है। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। तो एक एक करके इसका जो कंपोनेंट्स है उसे देखते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर दो मैग्नेट्स हैं। यहाँ पर एक मैग्नेट जिसका ये साउथ पोल है और ये उसका नॉर्थ पोल है। सिमिलरली ये दूसरा मैग्नेट, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। हमें पता है कि मैग्नेट के बाहर, मैग्नेट के नॉर्थ पोल से मैग्नेट के साउथ पोल तक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, इस नॉर्थ पोल से लेकर पहले वाले मैग्नेट के साउथ पोल तक इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगा। तो यहाँ इस रीजन में, इस अंदर वाले स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड होगा। यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर कोई कंडक्टिंग वायर से बना हुआ एक कॉयल रहता है, रेक्टेंगुलर कॉयल रहता है। जनरली ये कॉपर से बना हुआ होता है, कॉपर वायर से ये कॉयल बना हुआ रहता है। बेसिकली इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, अंदर यहाँ पर एक सॉफ्ट आयरन कोर होता है, एक आयरन का इस तरह से एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक रहता है अंदर, और फिर उसके चारों तरफ इस तरह का कॉयल बनाया जाता है। ये कॉयल आप जैसे देख रहे हैं, ये पूरा फिगर नहीं है, ये कॉयल इस तरह से जाता है, एक बार इस तरह से ये रोटेट करता है और फिर से ये ऐसे रोटेट करता है, इस तरह से वाइंड किया जाता है इसे, ऐसे बार बार बहुत बार इसे रोटेट करवाया जाता है और इस तरह से ये कॉयल बनता है। आप सिर्फ एक लूप यहाँ पर देख रहे हैं, ये बहुत सारे लूप मिलकर बनता है। तो रेक्टेंगुलर कॉयल रहता है यहाँ पर, जिससे कि इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। तो आप देखिए यहाँ पर अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह का बन रहा है, और ये करंट कैरिंग कंडक्टर अगर इस डायरेक्शन में करंट को कैरी करेगा तो इसमें एक फोर्स अप्लाई होगा। ये हमने पिछले एक वीडियो में देखा था। उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर सजेस्टेड वीडियोज में मिल जाएगा और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर होता है स्प्लिट रिंग्स। यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर देखिए आप कैसा है, ये इस तरह का सिलिंड्रिकल जैसा स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर एक छोटा सा गैप है और यहाँ पर एक छोटा सा गैप है। आपको अभी समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में कि ये गैप एग्जैक्टली क्यों है। यहाँ पर देखिए ये जो आर्म है, ये वाला आर्म जो है इस वाले पार्ट के साथ अटैच्ड है, और इधर वाला ये जो आर्म है, इधर से कॉइल से घूमता हुआ आते हुए ये जो आर्म है, ये इसके साथ अटैच्ड है। स्प्लिट रिंग के दो पार्ट्स है, ये पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट। तो दो आर्म्स जो है, पहला आर्म ये और दूसरा आर्म ये, दो आर्म दो पार्ट्स के साथ जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली कनेक्टेड है। यहाँ पर इस स्प्लिट रिंग्स के अंदर एक एक्सल होता है। एक्सल का काम सिर्फ इतना है, ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है ताकि ये स्प्लिट रिंग जो है ये इस तरह से रोटेट कर सके। अल्टीमेटली ये जो रेक्टेंगुलर कॉयल है, ये रेक्टेंगुलर कॉयल इस तरह से घूमेगा तो ये स्प्लिट रिंग्स भी घूमेगा, तो ये प्रॉपरली घूम सके, एक ही जगह पे सिचुएटेड रहते हुए, स्टेशनरी मैं नहीं कहूँगा फिलहाल, एक ही जगह पे रहते हुए, पोजिशन को चेंज ना करते हुए, ये ताकि रोटेट कर सके बेहतर तरीके से। यही रोल है एक्सल का। एक्सल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब यहां पर देखिए ये कनेक्टिंग वायर्स है, ये जो है ये कनेक्टिंग वायर है और ये भी कनेक्टिंग वायर है जो कि आगे चल के बैटरी के साथ जुड़ेगा। और यहां पर आपको ब्रशेस दिखेगा,
ये जो है यहाँ पर देखिए ये ब्रश है, मेटालिक ब्रश है, मतलब पतले पतले वायर से बना हुआ इस तरह का ब्रश है, मेटालिक वायर से बना हुआ ये ब्रश है और यहाँ पर भी ब्रश है। इसका रोल सिर्फ इतना है कि चूंकि ये जो स्प्लिट रिंग है, चूंकि ये घूमेगा तो कनेक्टिंग वायर अगर डायरेक्टली इससे कनेक्टेड होगा तो हो सकता है वो घूमने के कारण, ये स्प्लिट रिंग जब घूमेगा तो वो कनेक्टिंग वायर डिस्कनेक्टेड हो जाए यहाँ से, और अगर यहाँ पर कोई हार्ड मेटल यूज किया जाए, यहाँ पर कोई मोटा सा रॉड अगर यूज किया जाए तो ये स्प्लिट रिंग जो है इसमें छेद आ जाएगा, इसमें मार्किंग आ जाएगा और गड्ढा हो जाएगा। तो इसी से बचने के लिए, इसे लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए यहाँ पतले पतले मेटालिक वायर से ब्रश बनाया जाता है, ताकि इलेक्ट्रिक करंट जो है यहाँ इसके बाद जो इसे बैटरी के साथ जोड़ा जाएगा पावर सोर्स प्रोवाइड करने के लिए या करंट प्रोवाइड करने के लिए, तो फिर ये जो करंट इस तरह से फ्लो करेगा कनेक्टिंग वायर से, ये ब्रशेस होते हुए ये इजीली पार कर सकता है, क्योंकि ब्रश जो है ये मेटालिक वायर से बना हुआ है। अब यहां से आगे बढ़ते हैं और इसका फंक्शन देखते हैं। सबसे पहले इस एक्सेल को हटा देते हैं, इसका कोई खास रोल है नहीं, आपको फिगर भी प्रॉपरली दिखेगा अगर एक्सेल यहां से हटा दे तो। वैसे एक्सेल रहता है, यहां पर चीजों को बेहतर समझने के लिए बीच से हम लोगों ने एक्सेल को हटा दिया है। अब देखिए क्या होगा, यहां सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक करंट कंस्टिट्यूटेड होगा। आप देखिए मैग्नेटिक फील्ड यहां एग्जिस्ट कर रहा है मैग्नेट के कारण। वैसे यहां पर दो बार मैग्नेट ड्रॉ किया गया। बेसिकली मोस्टली यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है और हॉर्सशू मैग्नेट भी हो सकता है। जो भी है, जो मेन मुद्दा है कि बीच में यहां पर इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और यहां पर जब इसे एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स के साथ जोड़ दिया जाता है, जैसे कि हम बात कर रहे थे, ये डीसी मोटर है, इसीलिए पावर सोर्स जो है ये डीसी सोर्स है, एक बैटरी है। तो बैटरी कनेक्ट करते साथ क्या होगा, यहां करंट का फ्लो होगा। किस डायरेक्शन में, देखिए पॉजिटिव टर्मिनल से निकल के इलेक्ट्रिक करंट इस तरह से ऐसे होते हुए, इस पाथ से ऐसे होते हुए, स्प्लिट रिंग के इस पार्ट से, इस ब्रश से होते हुए ऐसे कन्वेंशनल करंट जो है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल तक समा जाएगा। अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं, ये 4 पॉइंट्स जो है, यहां पर जो रेक्टेंगुलर कॉयल है, इसके 4 वर्टिसीज जो है, मेन जो वर्टिसीज है, उसे हम ABCD नाम दे देते हैं। अब यहां पर हमें यह देखना है कि जो आर्म AB है और जो आर्म CD है, यहां पर जो करंट का फ्लो हो रहा है, इसके कारण इस कॉइल में कहां कहां किस किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा। अब देखिए करंट जो है ये BC आर्म में भी है और यहां पर इस आर्म में भी है और यहां पर इस आर्म में भी है, लेकिन उसे आप इग्नोर कर दें। वैसे तो फिलहाल अभी आपको दिखेगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन ये है और करंट BC में B से C की तरफ फ्लो कर रहा है, जो कि एंटी पैरेलल है। मैग्नेटिक फील्ड और करंट एंटी पैरेलल है। तो लास्ट वीडियो में जहां पर हमने लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स पढ़ा था, वहां पर हमने देखा था कि ऐसे केसेस में जो फोर्स बनता है वो फोर्स 0 बनता है। तो यहां पर फिलहाल के लिए, अभी के लिए तो ये बिल्कुल भी क्लियर है कि BC आर्म में जो करंट फ्लो कर रहा है उसके कारण कोई भी फोर्स, नेट फोर्स यहां पर अप्लाई नहीं होगा। BC के कारण कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा। और यहां पर इस आर्म से जो करंट फ्लो कर रहा है और इस आर्म से जो पार्ट है, छोटा सा पार्ट है, यहां से जो करंट फ्लो कर रहा है, इसके कारण भी कोई फोर्स यहां पर क्रिएटेड नहीं होगा। लेकिन जैसे ही ये थोड़ा सा, ये कॉइल थोड़ा सा घूम जाएगा, तब फोर्स अप्लाई होगा। इस आर्म से जो करंट फ्लो कर रहा है इसके कारण फोर्स अप्लाई होगा, लेकिन वो फोर्स इसके रोटेशन में कोई खास असर नहीं डालता है। आप जब आगे के क्लासेस में जाएंगे तो वहां पर इसे आप कैलकुलेट करके भी निकालेंगे और आप देखेंगे कि नहीं, रोटेशन में इसका कोई खास रोल है नहीं। इसमें फोर्स कुछ इस तरह का बनेगा कि जो रोटेशन है उसमें ये असर नहीं डालेगा। और फिलहाल हम क्या देखने वाले हैं कि ये जो मोटर है, मोटर का काम क्या है, घुमाना काम है इसका। तो ये जो मोटर है, ये जो घूमेगा, ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल जो है, ये इस तरह से घूमेगा। तो ये क्यों घूमेगा, घूमना ही इसका मेन उद्देश्य है। तो ये क्यों घूमेगा, हमें ये देखना है। और चूंकि इस आर्म में जो करंट है ये घूमने में कोई रोल प्ले नहीं करता है, चाहे ये जो कॉइल है कितना भी घूम जाए, इस पे फोर्स कितना भी लग जाए, बाहर लगे या अंदर लगे, तो इस आर्म में जो फोर्स लगेगा ये घूमने में कोई खास रोल नहीं रखेगा। इसीलिए हम लोग फिलहाल इस पार्ट को इग्नोर करेंगे। इस स्टैंडर्ड में हम इग्नोर करेंगे। जब आप 12th में जाकर इसे पढ़ेंगे तो वहां पर आप कैलकुलेट भी करेंगे कितना फोर्स बन रहा है और वो फोर्स किस डायरेक्शन में है। वहां पर आप ये पाएंगे कि ये जो फोर्स है ये घूमने में, रोटेशन में कोई खास रोल नहीं रखता है।
अब देखिए हमें क्या करना होगा, हमें ये देखना होगा कि ये जो ए बी आर्म है इसमें जो करंट है और जो सी डी आर्म है इसमें जो करंट है, इसके कारण इस रेक्टेंगुलर कॉइल में फोर्स अप्लाई होगा जिसके कारण ये कॉइल घूमेगा। उस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, ए बी आर्म में किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और सी डी आर्म में किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इसे पता करने के लिए हम क्या अप्लाई करेंगे, यहां पर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हम अप्लाई करेंगे। सबसे पहले देखिए ए बी आर्म में जो फोर्स अप्लाई होगा वो फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, तो इसे पता करने के लिए हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड के 3 उंगलियों को यहां पर जो अंगूठा है दैट मीन थंब है और यहां पर तर्जनी जो है 4 फिंगर और यहां पर मिडिल फिंगर जो है यहां मध्यमा जिसे कहा जाता है, इन तीनों को हम 90 डिग्री के एंगल में रखेंगे, खोलेंगे पूरी तरह से ताकि ये एक दूसरे के साथ यहां पर भी 90 डिग्री का एंगल, यहां पर भी 90 डिग्री का एंगल और इन दोनों के बीच भी 90 डिग्री का एंगल होगा। मतलब तीनों उंगलियां एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होगा, इस तरह से हमें इसे खोलना है। ये हमने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पढ़ते हुए डिटेल्स में देखा था। हमें इसे इस तरह से रखना है ताकि ये जो 4 फिंगर है ये फील्ड के डायरेक्शन को, दैट मीन मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को इंडिकेट करे। देखिए मैग्नेटिक फील्ड इधर से इधर है, इसके नॉर्थ पोल से इसके साउथ पोल तक, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। जो मिडिल फिंगर है ये इलेक्ट्रिक करंट, द कन्वेंशनल करंट, इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन में होगा। ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक करंट इस डायरेक्शन में है, उसी डायरेक्शन को ये इंडिकेट कर रहा है। और ये थंब जो है इस केस में ये थंब इंडिकेट करेगा कि इस आर्म में किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा। दैट मीन इस आर्म में ये क्लियरली दिख रहा है, ये जो थंब है दैट मीन अंगूठा है ये ऊपर की तरफ है, तो इस पे फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। तो ए बी आर्म में फोर्स मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर में जो फोर्स लगता है उसके हिसाब से इस पे फोर्स जो है ये ऊपर की तरफ लगेगा। अब देखिए सी डी आर्म में किस तरफ फोर्स लगेगा, इसके लिए भी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हम अप्लाई करेंगे। और यहां पर देखिए इस डायरेक्शन में जो 4 फिंगर है ये फील्ड को इंडिकेट कर रहा है और ये मिडिल फिंगर जो है करंट को इंडिकेट कर रहा है, इस डायरेक्शन में करंट है और थंब इंडिकेट कर रहा है कि फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, फोर्स देखिए नीचे की तरफ होगा। अब ऐसे सिचुएशन में आप गौर से देखिए, अगर इस तरह का फोर्स लगेगा इस आर्म में ऊपर की तरफ और सी डी आर्म में अगर नीचे की तरफ फोर्स लगेगा तो ऑब्वियसली ये जो है ये कॉइल जो है ये रोटेट करेगा, रोटेट करने का टेंडेंसी रखेगा। तो ऐसे रोटेट करते हुए थोड़ी देर बाद ये इस तरह से घूम जाएगा। अब भी आप देखें ये जो आर्म है ए बी आर्म में उसी डायरेक्शन में करंट का फ्लो है, इसी डायरेक्शन में करंट का फ्लो है। सी डी आर्म में भी इस डायरेक्शन में करंट का फ्लो है। मतलब जो फोर्स है, फील्ड तो वही है, फील्ड चेंज नहीं कर रहा। इसका मतलब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इसी तरीके से हम यहां पर अप्लाई करेंगे और हम पाएंगे अब भी फोर्स जो है ऊपर की तरफ है ए बी आर्म में और सी डी आर्म में नीचे की तरफ है। यहां पर ये सी डी आर्म में फोर्स को इंडिकेट कर रहा है और ये ए बी आर्म में फोर्स को इंडिकेट कर रहा है। ऐसे ये घूमते रहेगा, घूमते 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 एक बार ये सिचुएशन आएगा, इस तरह का सिचुएशन आएगा कि ये 90 डिग्री का रोटेशन हो जाएगा इस कॉइल में। अब 90 डिग्री का रोटेशन होते साथ सिचुएशन ये होगा कि ये जो ब्रशेस है ये जो खाली जगह है खाली जगह में पहुंच जाएगा और इधर का ब्रश भी इस खाली जगह में, स्प्लिटरिंग के खाली जगह में पहुंच जाएगा। मतलब अभी करंट का फ्लो बंद हो जाएगा थोड़ी देर के लिए करंट का फ्लो बंद हो जाएगा जब तक ये ब्रश इस खाली जगह में है। क्यों बंद होगा अभी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि अभी करंट के डायरेक्शन को बदलना होगा। अब देखिए इसमें एक हम कहेंगे कि इसमें जो रोटेशन के कारण ये जो जिस रोटेशन में ये था उसके कारण, उस मोमेंटम के कारण वो रोटेट करेगा और रोटेट करते हुए थोड़ा और रोटेट कर जाएगा। ये इनर्शिया के कारण होगा, थोड़ा और रोटेट कर जाएगा क्योंकि इसमें रोटेशन था, इसमें कुछ का एनर्जी था। तो इसी एनर्जी के कारण, ये काइनेटिक एनर्जी के कारण ये थोड़ा और रुक जाएगा, भले ही और थोड़ा घूम जाएगा, भले ही अभी फिलहाल थोड़ी देर के लिए करंट का फ्लो बंद ही क्यों ना रहे। देखिए आप मान ले कार में चल रहे हैं, कार का इंजन ऑन है, आप एक्सीलरेटर दबा रहे, कार एक्सीलरेटेड हो रहा। अभी आप अगर इंजन को बंद कर दे तो इमीडिएटली कार तो रुक नहीं जाता है, कार फिर भी चलते रहेगा जब तक फ्रिक्शन उसे पूरी तरह से रोक ना ले, तब तक वो कार मूव करते रहेगा। उसी तरह से चूंकि ये मोशन में था, ये जो कॉइल है ये जो मोशन में था, उसी मोशन के कारण ये थोड़ा और रोटेट कर जाएगा। भले ही अभी कोई भी फोर्स ना लगे, करंट का फ्लो नहीं है, मतलब फोर्स नहीं लग रहा, लेकिन इसके मोशन के कारण ये रोटेट करते रहेगा और रोटेट करते हुए ऐसे सिचुएशन में पहुंच गया। अब देखे, अब आप गौर से देखें, जो सीडी वाला आर्म था वो अब इस वाले ब्रश से पार करता हुआ जो स्प्लिट रिंग है, इससे कनेक्टेड जो स्प्लिट रिंग है उसके साथ कनेक्टेड है।
मतलब ये सिनेरियो चेंज हो गया। क्यों चेंज हो गया? क्योंकि अब तक जो था, अब तक AB में जो फोर्स लग रहा था, AB में फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा था, जिसके कारण AB का मोशन इस डायरेक्शन में था। अब घूमते 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 जब ये 90 डिग्री के एंगल को पार कर जाएगा, अब AB पे ऊपर की तरफ फोर्स लगने से देखिए यहाँ जो रोटेशन हो रहा था, रोटेशन में अपोजिट इफेक्ट होगा और इसका रोटेशन रुक जाएगा। अब जो है AB में नीचे की तरफ फोर्स चाहिए, नीचे की तरफ फोर्स चाहिए, मतलब अब करंट के डायरेक्शन को बदलना होगा। CD में अब ऊपर की तरफ फोर्स चाहिए, इसका मतलब करंट के डायरेक्शन को अब D से C की तरफ जाना होगा। इससे पहले C से D की तरफ आ रहा था और A से B की तरफ जा रहा था, जिसके कारण AB आर्म में ऊपर फोर्स लग रहा था। अब हमें क्या करना होगा? अब हमें करंट के डायरेक्शन को उल्टा करना होगा। यही रोल है स्प्लिट रिंग्स का, और इसीलिए यहां पर छोटा सा गैप एक रहता है ताकि ये अपने डायरेक्शन को बदल पाए। देखिए, इससे पहले ये वाला स्प्लिट रिंग का ये वाला हाफ जो था इस ब्रश के साथ कनेक्टेड था, अभी ये दूसरा वाला हाफ जो है इस ब्रश के साथ कनेक्टेड है। अब ये पिछला वाला, ये जो AB वाला जो स्प्लिटरिंग वाला ब्रश, स्प्लिटरिंग वाला जो पार्ट है, वो इस वाले ब्रश के साथ जुड़ गया, मतलब करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अब अगर आप गौर से देखें करंट को, तो यहां से कन्वेंशनल करंट निकला, यहां ब्रश होते हुए इस वाले स्प्लिटरिंग के इस हिस्से से होते हुए इस आर्म से ऐसे D से C होते हुए B होते हुए A से होते हुए इस तरह से स्प्लिटरिंग के इस पार्ट से इस ब्रश से होते हुए ऐसे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में समा जाएगा। अब हमें देखना है करंट का डायरेक्शन, ये तो हमने देख लिया इस डायरेक्शन में है। अब देखें फोर्स किधर लगेगा। अब उसी तरह से फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अब हम लगाएंगे, वही लॉजिक अपनाएंगे हम लोग। ये फील्ड के डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है ये, और ये जो है ये करंट, कन्वेंशनल करंट के डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। हम AB आर्म की बात कर रहे हैं, और ये जो थंब है ये इंडिकेट करेगा फोर्स के डायरेक्शन को, मतलब AB में फोर्स जो है ये नीचे की तरफ लगेगा अभी, जो हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। और CD में फोर्स लगेगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल उसी तरह से अप्लाई करें। फील्ड को ये इंडिकेट कर रहा है, ये कन्वेंशनल करंट को इंडिकेट कर रहा है, तो फोर्स देखें ये ऊपर की तरफ लगेगा। अब CD आर्म में फोर्स जो है ये ऊपर की तरफ लग रहा है, मतलब अब इसका रोटेशन जो है कंटिन्यू करेगा इसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में ये रोटेट कर रहा था। इस तरह से ये रोटेट करते रहता है, और यही मैकेनिज्म है इलेक्ट्रिक मोटर का। यहां हम बात कर रहे थे DC इलेक्ट्रिक मोटर पे। अब हम लोग अगले वीडियो में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बात करेंगे, जहां हम लोग देखेंगे कि बिना एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स के, मतलब बिना बैटरी के भी हम इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कर सकते हैं। एक मैग्नेट को आगे पीछे हिलाते हुए हम इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कर सकते हैं एक कॉइल में। मतलब यहां पर इस कॉइल से जो मैग्नेटिक, इस कॉइल के साथ एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड को हम चेंज करते हुए, फील्ड इंटेंसिटी को चेंज करते हुए हम यहां पर इलेक्ट्रिक करंट सेटअप कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हुए जो इलेक्ट्रिक करंट जनरेटेड होता है, या जो जिसे EMF कहा जाता है, जो जनरेट होता है, उसे, उस प्रोसेस को या मैकेनिज्म को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाता है। और फिर आगे चल के हम लोग जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो उन वीडियोस का लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पे मिल जाएगा। और जाते जाते मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर है स्टैंडर्ड 10th के लिए, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इस चैप्टर के सारे वीडियोस का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।